हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का जो मैराथन क्लास चल रहा था उसका भाग 2 पढ़ेंगे। जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें इस मैराथन क्लास में उसका संग्रह किया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। तब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह कहाँ पे है? 300 का अनुच्छेद के अधीन एक विधिक अधिकार है। तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? जब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान में सब कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है। अगर पूछ दे कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है तो एक विधिक अधिकार है। ठीक है, या कानूनी। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। कब नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार क्या बन गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। पुनः वही एक बार प्रश्न, कई बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? एक विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कई बार बताया हमने, अनुच्छेद 32। ठीक ना। समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है? 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रीटों, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत किसको है? उच्चतम न्यायालय को। ठीक ना। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना ना हो, 14 वर्ष ना हो। ठीक ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाता। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मूल अधिकार में 23-24, उसमें अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी पर संकटमय जोखिमपूर्ण नियोजन में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। देखिए कब जोड़ा गया, तो प्रश्न काल में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल था, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 से संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वां संविधान। तो ये जो है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्सा थे। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। किस अनुच्छेद के बीच में है, 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक ना, ये मूल संविधान के भाग हैं तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है, भाग 3 में। किस भाग में है, भाग 3 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, भाषण और स्वातंत्र्य। किसमें, भाषण और स्वातंत्र्य। ठीक ना, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मौलिक अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19। ठीक ना, भारत के संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अनुच्छेद 33। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं तथा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। तो अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं तथा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई, धर्म के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो 1976। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। मूलतः कितनी थी, 10 थी, जबकि हाल ही में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई। अगर पूछे कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 है। मूल रूप से कितने थे, तो 10। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। ये कौन सा मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं,
मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। अगला है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। अगला ऑप्शन है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। अगला है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल 10 वर्तमान 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य शामिल है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित किया। यह मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 क के रूप में, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 क। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा सभी न्यायालयों को, और चौथा है ए और बी। तो कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट अधिकारिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपरी निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? निलंबित किया जा सकता है, ठीक ना। विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन का प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, ठीक ना, जबकि अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 359 में संशोधन कर कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। किसके अधीन है? संसद के अधीन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, अगला है किसी भी दशा में, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। कौन लगा सकता है? संसद। मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निर्बंधन या प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद द्वारा विधि बनाकर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, समता का अधिकार का प्रावधान है, तो समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। किसमें है? अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को
प्राप्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों? अभिव्यक्ति का अधिकार। कौन सा? अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में प्राप्त हैं। ठीक ना, तो अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया? तो निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक ना, कौन से मौलिक अधिकार में? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? तो कौन सी व्यवस्था है? विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। तो किसका गारंटी देता है? कानून के सामने समानता तथा कानून की समान सुरक्षा की। ठीक ना, अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है? कानून के सामने समानता तथा कानूनों की समान सुरक्षा की। अगला प्रश्न देखते हैं, यह विवरण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्टतः यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 6 प्रकार की। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। अगला है सभा, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विभाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए। चौथी सत्ता का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रेस और समाचार पत्र के लिए। चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में इससे स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। भारत में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह अधिकार वाक तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) में सम्मिलित माना गया है। अगला देखते हैं, चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करता है? तो चतुर्थ संपदा समाचार पत्र को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी देता है अनुच्छेद 27। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की वृद्धि के लिए या संवर्धन के लिए कोई कार्य कर रहा है तो करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा विचार 29 और 30। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उससे उपजी नियोग्यता को लागू करना अपराध माना गया है।
जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया। 1976 में संशोधन के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार 14 से 18, शोषण का अधिकार 23 से 24 और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक ना। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 14 से 18, शोषण का अधिकार 23-24, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तद मौलिक अधिकार है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, किसको? तो विदेशियों को। कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार तथा यथावाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, विभेद का परिच्छेद अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा? 19, 16, 15 और 29। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हैं? तो कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार को निहित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार थे। ठीक ना। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक और कानूनी अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। ठीक है, और मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। तो मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन है? मतदान का अधिकार। कौन है? मतदान का अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। तो मूल अधिकारों को संविधान की संशोधन शक्ति से क्या है? ऊपर माना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हेडिंग है नीति हिंसक तत्व। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति हिंसक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो हमने अब तक मूल अधिकार पढ़ा है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था यूएसए के संविधान से। और नीति हिंसक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51
किसके पीछे? 36 से 51। वह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के। निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। एसएससी में कई बार पूछा है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसमें है? राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। ठीक ना। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 साल। ठीक है, 14 वर्ष। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य द्वारा प्रयास करने की बात वर्णित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा हेतु राज्य द्वारा प्रयास करने की बात प्रतिस्थापित की गई है। तो भारतीय संविधान के अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो राज्य नीति के निर्देशक के सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। कल्याण राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो किस में कही गई है कि स्थापित करने की बात? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4। ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। किसके माध्यम से? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने का संकल्प है। कितने प्रकार की न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय प्राप्त कराने का संकल्प है। तथापि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 वर्णित किया गया है कि नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 37 में। वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना है। भारतीय संविधान, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग
4। भाग एक में क्या है, संग्रह क्षेत्र के बारे में। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 2 में नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए विवरण दिया है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों में प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। तो कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला देखते हैं। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो किस पे है? गोवध पर निषेध। तो देखिए गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर है, पूरा देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, ठीक है, गोवध पर निषेध, और है कृषि पशुपालन संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? गांधी जी ने, ठीक ना। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना की। गांधी जी द्वारा ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो कौन सा है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक ना। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। स्वशासन गांधीवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तदनुसार स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है। राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो राज्य नीति के गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। अगला है। संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। मौलिक अधिकार पर प्रमुखता कब मिली? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो क्या है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1), ठीक है, के प्रावधानों के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक ना। विधानमंडल किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के
सदस्य नहीं होते हैं, यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल की सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 39। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो अनुच्छेद 39 कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो केटी शाह। किसने कहा था? केटी शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हेडिंग हम लोग का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति की अवधि को भीतर भरा जाएगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर तब तक उस पद को धारण किए रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 56(1) उपखंड ग में। साथ ही अनुच्छेद 62 खंड 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के मृत्यु, त्याग, पदत्याग या हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह की अवधि से पहले किया जाएगा। ठीक ना। तो 6 माह की अवधि से पहले राष्ट्रपति का पद खाली होने पे 6 माह के अंदर उसका चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो राज्यों का राज्यपाल का तो की जाती है। आगे ऑप्शन देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश का भी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश का, उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा हो जाने के बाद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 खंड 1 के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषणा की जाती है तो 1 माह के भीतर प्रत्येक सदन द्वारा उसको अनुमोदन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? राज्यसभा का। आर्टिकल 64। ठीक ना। 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। तो संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वो किसी पद पर है तो उस पद का उसको क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद क्या हो जाता है? रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के
रूप में काम करना होता है तो उन्हें वेतन राष्ट्रपति का, ठीक है, किसका वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 65 के खंड 3 में एवं दूसरे अनुसूची के तहत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो ये दो, पहले राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1967 से 69, एस राधाकृष्णन का 62 से 67 है, फखरुद्दीन अली अहमद का 74 से 77 है और बीवी गिरी का 69 से 74 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1952 से 57 तथा 57 से 62 की 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला तथा वे 1962-67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। उनका पहला कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तथा दूसरा कार्यकाल 2012 से अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। 2012 से अगले 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? इस प्रश्न के उसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एक और थे हमारे वहाँ, कौन थे? हामिद अंसारी। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों कितने सदस्य नामित किया जा सकता है? 14। कितने? 14। एक चीज और जानकारी रखते हैं, तो भारतीय संविधान प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करने का अधिकार था, परंतु अभी हाल ही में हुए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है कि एंग्लो इंडियन और राज्य में और विधानसभाओं में और लोकसभा में इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 2, परंतु इनको अब जो है कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्य नामित किए जाते थे? 2। अब ये भूतकाल में चला जाएगा, ठीक ना, किए जाते थे। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन द्वारा इनको आरक्षण को इनके खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो क्या था किसके सम्मुख? भारत का उच्चतम न्यायालय। तो संविधान में अनुच्छेद 71(1) के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक अपना पद संभालेंगे? तो किसकी इच्छा रहने तक? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य
संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 खंड 1 में कहा गया है, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा के आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्न में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो 12। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राज्यसभा क्या भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष, स्पीकर के निर्वाचन में, ठीक ना। राष्ट्रपति महाभियोग में होती है, उच्चतम न्यायाधीशों को हटाने में होती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होती है। ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा के नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, ठीक ना। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, ठीक ना। और अगर राज्यसभा के सदस्य बहुमत से पारित कर देते हैं और लोकसभा सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक ना। तो संविधान के अनुच्छेद 94B के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो लेख हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? तो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से काम कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 117 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 117 के तहत, ठीक ना। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो क्या है संवैधानिक निकाय? वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग संविधानेतर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 280।
जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो कौन जनता पार्टी शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासनकाल 1977 से 79 के दौरान नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो 1977 से 1982 तक इस पद पर थे। अगला है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? तो कितनी बार? 3 बार। ठीक है, कितनी बार की है? 3 बार। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की गई है। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो कब कब की गई है? 1962 में, 1971 में और 1975 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो किस वर्ष में? 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये विवरण दिया है, जून 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी, जो मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रही। इससे पूर्व 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी आपात घोषणा लागू की गई थी, परंतु ये युद्ध की स्थिति के कारण थे। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा आपात घोषणा के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रस्तावित। मतलब अब आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द यूज होगा? सशस्त्र विद्रोह। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। ठीक है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें प्रथम बार तो वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात 1952 और 57 में वो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक ना, अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। ठीक ना, विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए उच्चतम न्यायालय के पास कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति की दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह के मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता, विवादों की जांच तथा विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार है। ठीक ना, अगला देखते हैं, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक ना, हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में क्या होता है कि उतने विकल्प चुन सकते हैं जितने प्रत्याशी हैं। ठीक ना,
एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम में प्रदान करते हैं तथा विजयी प्रत्याशी के मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर हो जाता है। मतलब कि अगर पहला वरीयता जिसको मिला है अगर उसके आधार पर भी न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त हो पाता है तो सबसे कम जो मत प्राप्त किया हुआ प्रत्याशी होता है उसको निर्वाचन से उस समय बाहर किया जाता है। उसके बाद प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में अगली वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी प्रत्याशी को अभीष्ट न्यूनतम कोटा न प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है आयोजन। इस आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। यह आयोग संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के व उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन संसदीय कार्य मंत्रालय। तो भारत में विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए संसद सदस्यों का नामांकन स्वीकृति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों एवं संसद में प्रमुख राजनीतिक दलों से सलाह के पश्चात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इसमें जो है कि समुचित उत्तर कौन सही है? इसमें तो दोनों सही है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वह व्यक्ति कौन था? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था। तो कौन थे निर्विरोध चुने गए? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे फलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात घोषणा की जाएगा
जाएगी। अब तक भारत में 3 बार अक्टूबर 1962, दिसंबर 1971 और जून 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? 356। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो किसमें? झारखंड में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो कौन सी नियुक्ति नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष।